वो आदमी अपने दोस्त को चाइल्ड एडल्ट फिल्म दिखाता है जिसमें वो एक टीनेज लड़की के साथ मास्क पहन के खुद परफॉर्म कर रहा है, जो देख के उसका वो दोस्त शॉक भी होता है और उसकी चेतनाएं भी जाग जाती है। दोनों पेडोफिलिक है। अब दोनों कार से कहीं जाने लगते हैं। साल है 1986 का। उनकी कार सुनसान रास्ते से जा रही होती है कि उन्हें 11 साल की एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखाई देती है। वो दोस्त उस लड़की को घूर के देखने लगता है, जिसे ये आदमी नोटिस करता है और अपनी कार को उसी लड़की के पीछे मोड़ देता है। अब जैसे ही वो लंबे दूर तक फैले खेत में आते हैं, वो आदमी कार रोक के उस लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की खतरे को भाप के भागने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसे खेत में दबोची लेता है और उस पे ब्रूटली दुराचार करता है। ये सब देख के कार में बैठा उसका दोस्त शॉक होता है। फिल्म देखना अलग बात है और एक्चुअल में ये सब करना अलग बात है। वो कार के बाहर आके वही पड़ा उस लड़की का ईयरफोन उठाता है। यहाँ जैसे ही इस आदमी का काम खत्म होता है, वो उस लड़की को सॉरी बोलता है, मगर वो लड़की उसका चेहरा नोचने की कोशिश करती है तो वो आदमी पास ही पड़ा पत्थर उठा के उस लड़की के सर में मार देता है। लड़की वहीं पे मर जाती है। वो देख के उस दोस्त के पसीने छूटते हैं। अब ये आदमी लड़की की लाश उठा के कार की ट्रंक में डालता है और उस लड़की की साइकिल को वही खेत में फेंक देता है। फिर वो डर से सहमे हुए अपने दोस्त को लड़की का ईयरफोन फेंकने बोलता है। अब दोनों कार लेके वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचते ही वो आदमी अपनी कार को साफ करता है, मगर उसका वो दोस्त इस कदर डरा हुआ है कि वो वहां से चला जाता है। ये आदमी अपने दोस्त को रोकने के लिए बस के पीछे भागता है, मगर उसका वो दोस्त उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। बेबस होके ये आदमी दूर जाती उस बस को सिर्फ देखता रह जाता है। अब इस हादसे को 23 साल गुजरते हैं। 2009 का साल आता है। 23 साल पहले जिस जगह उस लड़की पे दुराचार हुआ था, अब वहाँ क्रॉस लगा के उसका मेमोरियल बनाया गया है। उस मरी हुई लड़की यानी पिया की माँ एलिना रोज सुबह अपनी बेटी के इस मेमोरियल पे आके फूल चढ़ा के उसे याद करती है। और आज तो 8 जुलाई का दिन है। ये वही मनहूस दिन था जब उसकी बेटी उससे छिनी गई थी। यहाँ दूर शहर में सानिका के पेरेंट्स उससे परेशान हैं, क्योंकि वो स्कूल बंक करके दोस्तों के साथ घूमती रहती है। उसके डैडी रिकी और माँ कैरोलिना जानना चाहते हैं उनकी बेटी करती क्या है, मगर 13 साल की सानिका उनके साथ बदतमीजी से पेश आती है। टीनेज होता ही ऐसा है। तो अब सानिका अपनी साइकिल लेके घर से निकल पड़ती है। आज रात उसने अपने दोस्तों के साथ फन फेयर में जाने का प्लान बनाया है। दूसरी ओर 23 साल पहले की उस घटना को ताज़ा करने के लिए एक टीवी चैनल ने एलिना और उस वक्त पिया की केस को हैंडल कर रहे डिटेक्टिव कृषान का लाइव इंटरव्यू रखा है, जिससे पता चलता है कि पिया के लापता होने के 7 दिन बाद उसकी लाश मोन्टेक लेक में मिली थी। मगर इमोशनल होके एलिना शो छोड़ के चली जाती है और कोइंसिडेंस ऐसा है कि आज ही के दिन डिटेक्टिव कृषान रिटायर्ड हुआ है। तो ऑफिस में उसके फेयरवेल की पार्टी चल रही है। अब हमारे सामने आता है डिटेक्टिव डेविड, जो कृषान की फेयरवेल पार्टी में शामिल होने आया है। वैसे डेविड पूरी तरह डिस्टर्ब है, क्योंकि 5 महीने पहले ही उसकी वाइफ की कैंसर से मौत हुई थी। न चाहते हुए भी वो पार्टी में आया है। यहाँ एलिना भी उसके पड़ोसी ने रखी पार्टी में जाती है, जहाँ सब अपने बच्चों की बातें कर रहे हैं। वो सुन के एलिना को पिया की याद आती है। सच तो ये है कि एलिना अभी तक उस हादसे से उभरी नहीं, तो डिटेक्टिव कृषान भी उस केस को भूला नहीं जो अभी तक अनसॉल्व है। पिया का कातिल 23 साल के बाद भी पकड़ा नहीं गया। वो डिटेक्टिव डेविड को उस केस से जुड़े कुछ सबूत दिखाता है। वो डेविड से कहता है, ये वो केस है जो मेरे करियर पे लगा धब्बा है, जो रात को मुझे सोने नहीं देता। 11 साल की पिया पे खेत में दुराचार करके उसकी डेड बॉडी को लेक में फेंका गया। एक लड़के ने खेत में उस वक्त एक रेड कलर की कार को देखा था, मगर हम उस कार को ढूंढ नहीं पाए। पिया की डेड बॉडी सड़ चुकी थी, तो कोई सबूत भी हाथ नहीं लगे। और आज वही 8 जुलाई का मनहूस दिन है। यहाँ सानिका फन फेयर की जगह अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। रात होने के बावजूद उसका कोई भी दोस्त नहीं आया, जिसके लिए वो गुस्सा है। उसके पेरेंट्स उसे कॉल कर रहे हैं और वो उनका कॉल रिसीव नहीं कर रही। वही पार्किंग में खड़ी कार में बैठा एक आदमी सानिका को घूर के देख रहा है। अब गुस्सा होके जैसे ही सानिका साइकिल से घर जाने निकलती है, वो कार उसका पीछा करती है। एक सुनसान जगह कार में बैठा वो आदमी सानिका को दबोचता है। वो उसकी साइकिल को खेत में उसी जगह फेंक देता है जहां 23 साल पहले पिया की साइकिल मिली थी। अब हमारे सामने आता है टॉमी, जो अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है। टॉमी आर्किटेक्ट है। वो, उसकी वाइफ जेना और 2 बेटियां, ऐसी पेरिसी उनकी फैमिली है। दूसरे दिन सुबह डेविड को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पिया के क्राइम सीन वाली जगह सेम इंसिडेंट हुआ है। एलिना रोज की तरह उस जगह जाती है और वहां पुलिस को देख के हैरान होती है। पुलिस को उस जगह एक लेडीज साइकिल और खून से लथपथ एक पत्थर मिला है, जिस पर किसी लड़की के बाल लगे हैं। 23 साल बाद उसी जगह उसी दिन
बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट हुआ था जिससे डेविड के साथ उसका सीनियर मैटिस भी हैरान है। ये कोइंसिडेंट है या वो 23 साल पुराना किलर फिर से एक्टिव हुआ है। यहाँ सुबह होने के बावजूद सानिका के न आने से उसके पेरेंट्स परेशान हैं। तो दूसरी ओर घर में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा टॉमी टीवी पे वो न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि पिया के क्राइम सीन की जगह ही और एक इंसिडेंट हुआ है। पुलिस को एक साइकिल और बैग मिली है। न्यूज़ देख के टॉमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो रिकी और कैरोलिना उस साइकिल और बैग को देख के तुरंत पहचान जाते हैं वो सानिका की है। वही न्यूज़ देख के कृषान भी शॉक होता है। टॉमी तो इतना डिस्टर्ब होता है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। कौन है ये टॉमी और इस न्यूज़ से वो इतना क्यों डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पुलिस इस नई केस को पिया की केस के साथ जोड़ती है और उस मॉन्टेक लेक में तलाशी शुरू करती है जहाँ 23 साल पहले पिया की लाश मिली थी। क्योंकि जाहिर है अगर सब कुछ सेम है तो इस लड़की की लाश भी उसी लेक में मिलेगी। मगर काफी कोशिशों के बावजूद गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगता। तभी डिटेक्टिव जूली आके बताती है कि लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस से कांटेक्ट किया है। वो साइकिल और बैग उनकी बेटी सानिका की है जो कल से घर नहीं लौटी। कृषान भी क्राइम सीन जाके ताक-झांक करने की कोशिश करता है मगर उसे रोका जाता है क्योंकि अब वो डिटेक्टिव नहीं रहा। दूर कार में बैठा वो अनजान किलर ये सब देखता है। डिटेक्टिव मैटिस रिकी और कैरोलिना को दिलासा देता है कि ये किसी का मजाक होगा। अब पुलिस रात दिन क्राइम सीन की जगह सबूत तलाशने की कोशिश करती है। तो न्यूज चैनल्स एलिना के घर के बाहर डेरा जमाए बैठे हैं। यहाँ टॉमी की नींद उड़ चुकी है। उसे 23 साल पहले का वो दिन याद आता है जब उसकी मुलाकात सोमर से हुई थी। ये टॉमी वही है जो सोमर की हैवानियत का गवाह था। पिया के उस इंसिडेंट के एक हफ्ते पहले ही पार्क में उसकी मुलाकात सोमर से हुई। दोनों का पैशन एक ही था, टीनेज बच्चियां। सोमर उस कॉम्प्लेक्स का केयर टेकर था तो टॉमी मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। पार्क में खेल रही छोटी बच्चियों को घूर रहे टॉमी को सोमर की नजर ने पकड़ लिया था। एक ही पैशन ने उन दोनों को कुछ ही देर में एक दूसरे का दोस्त बना दिया। टॉमी का इंटरेस्ट देख के सोमर ने उसे अपनी रूम पे इनवाइट किया जहाँ बैठ के दोनों घंटों बच्चियों की एडल्ट फिल्में देखा करते थे। अपनी ही सोच विचार वाला दोस्त मिल जाए तो जिंदगी में और क्या चाहिए। परेशान टॉमी यही सोचता है कि 23 साल पहले जो हुआ वो अगर एक गलती थी तो फिर सोमर ने वही गलती इतने सालों बाद फिर से क्यों की। तो वो सोमर से मिलने का फैसला करता है। वो ऑफिस फोन करके अपने पार्टनर को बताता है कि वो अगले 4 दिन ऑफिस नहीं आएगा। अब वो अपनी वाइफ जेना को भी झूठ बोलता है कि वो अगले 4 दिन साइट विजिटिंग पे जा रहा है। फिर वो उस वॉल्सन शहर की तरफ निकलता है जहाँ उसकी वो बुरी यादें हैं। दूसरी ओर न रहते हुए कृषान एलिना के घर पहुंच जाता है। सानिका की लाश अभी तक नहीं मिली। फिर भी दोनों को लगता है वही पुराना किस्सा फिर से दोहराया गया है। कृषान सोचता है पिछली बार किलर उसके हाथों से बचा था, इस बार नहीं बचेगा। तभी डेविड तहकीकात करने वहां पहुंच जाता है। एलिना ने पिया की रूम को अभी भी वैसे ही रखा है जैसे 23 साल पहले थी। पिया की मौत के बाद एलिना का डिवोर्स हुआ था। एलिना डेविड से पूछती है क्या इस बार पुलिस किलर को पकड़ेगी या इस बार भी वो छूट जाएगा। एलिना उस हैवान को देखना चाहती है जिसने उसकी मासूम बेटी को कुचला। डेविड एलिना से कहता है मैंने भी मेरी वाइफ की सभी चीजें वैसी ही संभाल के रखी है। हम दोनों की फीलिंग एक ही है। दुनिया की नजर में हम दोनों एबनॉर्मल है। एलिना कहती है हर पल महसूस कराता ये दुख ही अब मेरे जीने का सहारा है। यहाँ जंगल में किसी जगह उस किलर के पास रखे सानिका के मोबाइल फोन की रिंग बजती है। कॉल सानिका के डैडी रिकी का है। किलर उस मोबाइल को दूर कहीं फेंक देता है। वॉइस मैसेज पे रिकी रोते हुए सानिका को घर लौटने की मिन्नतें करता है। दूसरी ओर टॉमी सोमर के कॉम्प्लेक्स पहुंच जाता है तो यहाँ एलिना उन पुरानी यादों से फ्रस्ट्रेट हुई है जिसने जीते जी उसकी जिंदगी नरक बना दी। वो पिया की सारी चीजों को उलट पुलट कर देती है। तो दूसरी ओर बुरे सपने डेविड की नींद हराम कर देते हैं जिसमें वो देखता है वो पागलों की तरह किलर के पीछे भाग रहा है मगर किलर उसके हाथ नहीं लगता। हाथ लगती है तो बस सानिका की डेड बॉडी। तभी उसके घर में कृषान आता है। वो उससे कहता है हम दोनों मिलके इस केस पे काम कर सकते हैं मगर अभी तक सानिका की बॉडी नहीं मिली तो तहकीकात किस दिशा में करें। कृषान कंफर्म है कि सानिका को मार दिया गया है। वो किलर को इस बार छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ वो किलर पिया के मेमोरियल के यहाँ है तो दूसरी ओर टॉमी सोमर के अपार्टमेंट के सामने पार्क में बैठ के सोमर को घूरने लगता है जो लॉन मूवर ट्रैक्टर चला रहा है। यहाँ जूली मैटिस और बाकी टीम मेंबर से कहती है कि 1982 में मार्टिना नाम की 13 साल की लड़की इसी तरह गायब हुई थी। उसके गायब होने के वक्त भी एक रेड कार को देखा गया था। मार्टिना की डेड बॉडी वॉल्सन सिटी के जंगल में मिली थी। जूली बताती है 1986 के वक्त वॉल्सन सिटी के आसपास 400 रेड कलर की कार रजिस्टर थी। डेविड के पास उन सभी कार ओनर्स की लिस्ट है। वो बताता है
कि अगर हम 1982 की कार लिस्ट को 1986 की रेड कार लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो शायद हमारे हाथ कुछ लगे। 1986 में उन सभी कार ओनर से पूछताछ की गई थी, मगर तब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा था। डेविड चाहता है कि फिर से इस बार अपने हिसाब से पूछताछ की जाए, शायद कुछ हाथ लगे। मैटिस को लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर भी वो परमिशन देता है। यहाँ टॉमी सोमर के गैरेज पहुंचता है। इतने सालों बाद अचानक टॉमी को देख के सोमर हक्का बक्का रह जाता है। वो उसे अपनी रूम पे लेके आता है। टॉमी उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो सानिका के बारे में बात कर रहा होता है। सोमर कहता है मैंने उस लड़की को नहीं मारा। टॉमी कहता है ये बिल्कुल उसी तरह किया गया है जैसे 23 साल पहले हुआ था। सोमर कहता है हो सकता है कोई हमसे इंस्पायर हो। टॉमी को शक है कि सिर्फ पिया नहीं, सोमर ने और भी कई लड़कियों को मारा है। सोमर कहता है ये सब बकवास है, सिर्फ पिया का इंसिडेंट ही मेरी गलती थी और इतने सालों बाद मैं ये सब फिर से क्यों करूंगा। अब सोमर इमोशनल होकर टॉमी से कहता है मैं पिछले 23 साल से हर पल तुम्हें याद करता था। तुम अचानक गायब हुए और मेरी जिंदगी में खालीपन आ गया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त था और वो तुम थे। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, टेलीफोन डिक्शनरी, आईडी लिस्ट, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, मगर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। फिर भी मैं जानता था एक दिन फिर से हमारी मुलाकात होगी। टॉमी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है तो सोमर उसे एक एडल्ट वीडियो की सीडी देते हुए कहता है ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है, इसमें तुम्हारे टाइप की लड़की है। यहाँ डेविड 1982 के कार रजिस्ट्रेशन की लिस्ट के साथ 1986 की रजिस्ट्रेशन लिस्ट को मैच करने लगता है और कुछ रेड कार ओनर को शॉर्ट लिस्ट करता है जिसमें सोमर का नाम भी है। दूसरी ओर इस नए सानिका इंसिडेंट को लेके टीवी शो वाले फिर से एलिना को टीवी शो के लिए इनवाइट करते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं, मगर कृषान उसे मनाता है। पिया की तरह ही सानिका भी किडनैप की गई है तो सभी को यही लगता है सानिका को भी किलर ने मार के किसी लेक में फेंक दिया होगा। ये शो सानिका के पेरेंट्स देखते हैं। शो में कृषान बताता है कि वही 23 साल पहले का किलर है। टीवी पे कृषान को ये कहते देख मैटिस बहुत गुस्सा होता है क्योंकि कृषान के बेतुके बयान से केस खराब हो जाएगा। कृषान दावे के साथ कहता है कि सानिका मर चुकी है, आज नहीं तो कल उसकी डेड बॉडी मिलेगी। वो सुन के रिकी और कैरोलिना बहुत शॉक होते हैं। तो शो देख के टॉमी की वाइफ जेना भी डिप्रेशन में जाती है क्योंकि उसे 2 बेटियां हैं। यहाँ टॉमी को डर है कि सोमर ने उसे जो डीवीडी दी है उसमें सानिका का वीडियो है तो वो उसे प्ले करता है, मगर उसमें मार्टिना का वीडियो होता है जो 1982 में लापता हुई थी। उसे देख के टॉमी चैन की सांस लेता है। तभी उसे वो पल याद आता है जब सोमर ने पिया की डेड बॉडी को लेक में फेंका था। वो सोचता है कि उसके ठरकीपन ने पिया की जान ली थी जिसका गिल्ट उसे आज भी है। दूसरी ओर रिकी पुलिस स्टेशन में आके मैटिस पे गुस्सा होता है। डेविड उसे रोकता है। टूटे हुए रिकी को देख वो एक बाप का दुख जान जाता है। सानिका जिंदा भी है या नहीं ना पुलिस जानती है ना रिकी। यहाँ दूसरे दिन टॉमी फिर से सोमर से मिलने जाता है। सोमर उससे कहता है चलो आज कई सालों बाद फिर से दोनों मिलके वही मूवी देखते हैं, मगर टॉमी फिर से वो सब दोहराना नहीं चाहता तो वो वहां से भाग जाता है। इस बार भी सोमर उसे पुकारता रह जाता है। दूसरी ओर डेविड ने निकाली रेड कार ओनर की लिस्ट को मैटिस अपने टीम में बांटता है और तहकीकात करने बोलता है। डेविड की पार्टनर जूली है। यहाँ गिल्ट फील कर रहा टॉमी कन्फेशन देने पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है, मगर हिम्मत जुटा नहीं पाता। कार में बैठे टॉमी को डेविड देख लेता है। अब टॉमी उस जगह जाता है जहाँ 23 साल पहले सोमर ने दुराचार किया था। वहां से गुजर रहे एक कपल से उसे पता चलता है कि पिया की माँ पास ही रहती है तो वो एलिना से मिलने उसके घर चला जाता है। वो एलिना से झूठ कहता है कि वो यही आसपास घर खरीदने की सोच रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पे शिफ्ट हो रहा है। एलिना उसे घर के अंदर बुलाती है। टिपॉय पे रखे पिया की फोटो को देख के टॉमी और डिस्टर्ब होता है। जब टॉमी एलिना से पिया के बारे में पूछता है तो उसे टॉमी के अजीब बर्ताव पे शक होने लगता है। जिस हादसे को पूरा देश जानता है उसे टॉमी कैसे नहीं जानता। टॉमी बताता है कि उसे भी 2 बेटियां हैं। वो सुन के तो एलिना और शॉक होती है। जो जगह टीनेज लड़कियों के मर्डर को लेके बदनाम है वहीं पे टॉमी अपनी बेटियों के साथ रहने की बात कर रहा है। टॉमी उसे सॉरी कहते हुए अपना विजिटिंग कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। अब टॉमी पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है। उसके डिस्टर्ब बर्ताव को एलिना भाप लेती है। वो इसके बारे में कृषान को बताती है। तो यहाँ डेविड और जूली तहकीकात करते करते सोमर के कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाते हैं। तभी डेविड को कृषान का कॉल आता है जो उसे टॉमी के बारे में बताता है। तो अब डेविड कार ओनर से बात करने के लिए जूली को अकेली आगे भेजता है और खुद कृषान के यहाँ जाने निकलता है। दूसरी ओर डिप्रेस टॉमी लेक की उस जगह पहुंच जाता है जहां उन्होंने पिया की डेड बॉडी को पानी में फेंका था कि तभी उसे उसकी वाइफ जेना का फोन आता है। अपनी ही सोच में डूबा टॉमी उसे बताता है कि वो मॉन्टेक लेक के यहाँ है। जेना समझ नहीं पाती
टॉमी किसी दूर शहर में लेक के किनारे क्या कर रहा है। टॉमी एक बार अपनी बेटियों से बात करना चाहता है मगर दोनों घर पे नहीं है, तो टॉमी फोन कट कर देता है। ठीक उसी वक्त डेविड और क्रिशान दोनों टॉमी के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जूली सोमर की रूम पहुंचती है। जूली पुलिस वाली है। ये सुन के सोमर हड़बड़ा जाता है। जूली उससे कहती है कि वो 1986 के वक्त की एक रेड कार को ढूंढ रहे हैं जिसे क्राइम सीन पे देखा गया था, और ऐसी ही एक कार उस वक्त सोमर के पास भी हुआ करती थी। सोमर कहता है हाँ, मेरे पास वैसी कार थी मगर 1986 में ही मैंने उसे स्क्रैप किया क्योंकि वो सड़ चुकी थी। अब मेरे पास कोई कार नहीं, अब मैं साइकिल चलाता हूँ। जूली बताती है कि हाल ही में सानिका नाम की एक लड़की इसी शहर से गायब हुई जिसका कनेक्शन 1986 के पिया के मर्डर से जोड़ा गया है। तो अब जूली सोमर से पूछती है लास्ट फ्राइडे तुम कहाँ थे। तो सोमर डायरी लाने के बहाने अंदर जाता है और किचन नाइफ उठाता है। तभी जूली नोटिस करती है कि रैक में कई अजीब वीडियो डीवीडीज पड़ी है। तभी सोमर आके जूली को डायरी दिखा के उसे पूरे दिन के डिटेल्स देता है कि सुबह से रात तक वो कहाँ था। जूली सरप्राइज होती है कि सोमर ने छोटे से छोटे डिटेल्स भी डायरी में क्यों लिखे हैं। सोमर कहता है ये मेरी बरसों से आदत है। यहाँ डेविड और क्रिशान जेना से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टॉमी ने शादी के बाद अपना सरनेम वैटसन से बदल के फ्रेडरिक किया था, जिससे क्रिशान को शक होता है। तो वो वॉशरूम का बहाना बना के घर के अंदर जाता है। जेना समझ नहीं पाती पुलिस किस बात की तहकीकात करने उसके घर आई है। जेना से डेविड को पता चलता है कि 1986 को टॉमी वॉल्सन शहर में ही कहीं रहता था। पिया के हादसे के बाद वो इस रोलैंड शहर में शिफ्ट हुआ था। वो सुन के डेविड का शक जाग जाता है। काफी देर क्रिशान के बाहर न आने की वजह से जेना और डेविड उसे ढूंढने घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं क्रिशान टॉमी का कंप्यूटर ओपन करके बैठा है। वो बताता है कि कंप्यूटर बच्चों के एडल्ट वीडियो से भरा पड़ा है। वो देख के जेना भी चकरा जाती है। तो अब क्रिशान जेना से पूछता है टॉमी कहाँ है। जेना बताती है वो किसी लेक के पास गया है। वो सुन के क्रिशान समझ जाता है टॉमी कहाँ गया है। अपने हस्बैंड का नया रूप देख के जेना शॉक हो जाती है। तो दूसरी ओर डिप्रेस्ड टॉमी कार के साथ खुद को लेक में झोंक देता है। यहाँ सोमर के घर से निकली जूली शक के चलते सोमर का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में डालती है। तभी उसे डेविड का फोन आता है कि किलर उन्हें मिला है। तो वो सोमर का नाम लिस्ट से काट देती है। यहाँ पुलिस टॉमी की डेड बॉडी को कार के साथ लेक से बाहर निकालती है। किलर के मिलने से क्रिशान बहुत खुश होता है। आखिर 23 साल बाद उसे सुकून मिला था। टॉमी के फिंगरप्रिंट्स पिया के ईयरफोन पे पाए गए फिंगरप्रिंट से मैच हुए थे। तो सोमर ने टॉमी को दी हुई मार्टिना की एडल्ट फिल्म की डीवीडी पुलिस को टॉमी के कार में मिली है, जिसके चलते पुलिस ने टॉमी को पिया के मर्डर के साथ मार्टिना के मर्डर का भी दोषी ठहराया है। टॉमी के सुसाइड की खबर रिकी न्यूज में देखता है मगर अभी तक उसके बेटी की डेड बॉडी नहीं मिली। टॉमी की पूरी फैमिली शॉक में है। तो एलिना चुप है। इसी घटना के कुछ दिनों बाद मिटवॉक लेक में एक आदमी को सानिका की लाश पड़ी दिखाई देती है। पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। डेविड और जूली ये न्यूज देने रिकी के घर पहुंचते हैं। उन दोनों के उदास चेहरे देख के कैरोलिना समझ जाती है पुलिस को उनकी बेटी की डेड बॉडी मिली है। क्रिशान चाहता है कि अब एलिना इस घर को छोड़ दे जहां उसकी बेटी की यादें हैं, मगर एलिना उन यादों को मिटाना नहीं चाहती जो उसकी जिंदगी के साथ जुड़ गई है। यहाँ पुलिस स्टेशन में डेविड केस के खत्म होने को लेके सब फाइलें पैक कर रहा होता है कि उसकी नजर उस फोटो पे जाती है जिसमें पिया का ईयरफोन दिखाई दे रहा है। वो देख के उसे कुछ याद आता है। वो पुरानी टेप प्ले करके उस लड़के का बयान सुनता है जिसने टॉमी को चलती कार की विंडो से पिया का ईयरफोन फेंकते हुए देखा था। उस लड़के के पोजीशन के हिसाब से जिसने ईयरफोन फेंका वो कार की लेफ्ट साइड में बैठा था, जो पैसेंजर सीट होती है। मतलब जाहिर है कार कोई और चला रहा था, और इसका मतलब ये है कार में 2 लोग थे। डेविड भागते हुए मैटिस को रोकने जाता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है। वो मैटिस को बताने की कोशिश करता है कि उस दिन कार में टॉमी के साथ और भी कोई था जो कार ड्राइव कर रहा था, मगर मैटिस उसकी कोई भी थियरी सुनने को तैयार नहीं क्योंकि पुलिस को टॉमी के खिलाफ सब सबूत मिले हैं। डेविड कहता है शायद असली किलर अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। मैटिस उससे कहता है तुम्हारी वाइफ की मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है, घर जाके आराम करो। डेविड कहता है सानिका के प्राइवेट पार्ट में किसी भी आदमी के स्पर्म नहीं मिले। जो किलर पेडोफिल है वो बिना कुछ किए किसी लड़की को क्यों मारेगा, क्योंकि वो सानिका पे दुराचार नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी के जरिए किसी को मैसेज भेजना चाहता था। वो अपनी हवस को नहीं बुझाना चाहता था बल्कि अपनी डेस्परेशन और सालों के अकेलेपन को दूर करना चाहता था। पेडोफिल्स हमेशा अकेले रहते हैं। अगर वो किसी को दोस्त बनाते हैं तो जिंदगी भर उससे लॉयल रहते हैं। टॉमी और उस आदमी ने मिलके 1986 में वो क्राइम किया, मगर उसके बाद टॉमी अचानक गायब हुआ जिससे वो आदमी शॉक हुआ। सालों तक वो टॉमी को ढूंढता रहा
मगर टॉमी ने ना सिर्फ शहर बल्कि अपना नाम भी चेंज किया था, तो वो उसे ढूंढ नहीं पाया। 23 साल बाद जब उसने टीवी पे एलिना और कृषान का पिया पे बनाया हुआ टीवी शो देखा तो उसके दिमाग में आया क्यों ना 23 साल पुराना वो क्राइम फिर से रिक्रिएट किया जाए। तो उसने ठीक उसी तरह उसी जगह सानिका का मर्डर किया ताकि ये न्यूज़ देख के टॉमी उसके पास जवाब मांगने वापस आए। सानिका का मर्डर टॉमी के लिए एक मैसेज था, मगर टॉमी फिर से उस पुराने जोन में जाके डिप्रेस हुआ और सुसाइड कर बैठा। मैटिस को डेविड की थियरी बकवास लगती है। डेविड मैटिस से कहता है टॉमी की तो कभी रेड कार थी ही नहीं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। मैटिस कहता है उसने किसी से मांगी होगी। अब वो डेविड को धमकी देता है 23 साल से चल रही केस अब जाके सॉल्व हुई है तो उसमें वो टांग ना अड़ाए। डेविड मैटिस से पूछता है 23 साल बाद अचानक टॉमी फिर से मर्डर क्यों करने लगा जबकि उसकी फैमिली थी। इतने साल बाद अचानक वो वॉल्सन शहर क्यों गया, एलिना के घर क्यों गया। सुसाइड ही करनी थी तो सानिका को इस तरह क्यों मारा। मगर मैटिस उससे एक ही बात कहता है साइको साइको होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो सुन के डेविड मैटिस पे झपट पड़ता है तो मैटिस उसे सस्पेंड करता है, मगर डेविड अपनी थियरी पे डटा हुआ है। अब वो पिया के मेमोरियल जाता है जहाँ एलिना खड़ी है। वो डेविड से पूछती है क्या तुमने सही किलर को पकड़ा है। डेविड झूठ बोलता है हाँ। यहाँ कृषान उन पुरानी फाइल्स को जला देता है तो डेविड असली किलर की अपनी खोज आगे जारी रखता है। यहाँ वॉल्सन शहर में वो किलर यानी सोमर अपने पड़ोसन को उसकी कार की चाबी लौटाता है जिसे उसने सानिका के मर्डर के वक्त इस्तेमाल किया था। तभी वो न्यूज़पेपर में टॉमी के सुसाइड की खबर देखता है जो देख के वो बहुत दुखी होता है। अब उसका इंतजार जिंदगी भर का था क्योंकि उसका दोस्त टॉमी अब कभी वापस नहीं आने वाला था। उसकी पड़ोसन उससे पूछती है तुम्हारे दोस्त को मैसेज भेजने वाले थे, क्या वो उसे मिला। सोमर कहता है हाँ मिला। अब सोमर फिर से अपनी तन्हाइयों में चला जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।